नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर हमारे विषय इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम में एक नई वीडियो में बात करते हैं सर्किट ब्रेकर की रेजिस्टेंस स्विचिंग क्या है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट स्पेस के पैरेलल में कैलकुलेटेड वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा देना सर्किट ब्रेकर की लैंग्वेज में रेजिस्टेंस स्विचिंग है। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर और वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में करंट इंटरप्शन के बाद जो पोस्ट जीरो करंट का रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा होता है इस ओपन स्पेस में, और ऐसी स्थिति में यहाँ कॉन्टेक्ट के ओपन कंडीशंस पे बहुत ज्यादा रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज या कैपेसिटर ड्यूटी के ऑपरेशन में सिस्टम पीक की डबल वोल्टेज, और अगर किसी इंडक्टिव सर्किट में ट्रांसफार्मर के मैग्नेटाइजिंग करंट या किसी रिएक्टर के करंट को नेचुरल जीरो से पहले अगर चॉप कर दिया गया है तो सिस्टम की नॉर्मल वोल्टेज से कई गुना ज्यादा वोल्टेज आ जाती है। और इन सब समस्याओं से हमें इस पैरेलल रेजिस्टेंस की मदद से सर्किट ब्रेकर के ओपन कॉन्टैक्ट के बीच में रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज या दूसरे हाई वोल्टेज के ट्रांजिएंट को रिड्यूस करने में मदद मिलती है। हमने हमारी दूसरी वीडियो में रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, कैपेसिटर स्विचिंग और करंट चॉपिंग के बारे में पढ़ा है, उसे तेजी से दोहरा लेते हैं। एक पावर सिस्टम में हाईली इंडक्टिव लाइन का फॉल्ट के समय जो करंट है वो सिस्टम वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता हुआ होता है। वोल्टेज का नेगेटिव पीक पहले आया है और करंट का नेगेटिव पीक बाद में है। और करंट इंटरप्शन के समय जब हमारा करंट नेचुरल जीरो पर है, हमारा वोल्टेज लगभग पॉजिटिव पीक पे होता है। सर्किट ब्रेकर को ट्रिपिंग सिग्नल देने के बाद फर्स्ट करंट जीरो इंस्टेंट पे सर्किट ब्रेकर जब आर्क को इंटरप्ट करता है तो सिस्टम की जो पीक इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वो इस एलसी पैरेलल सर्किट में एक ट्रांजिएंट ऑसिलेशंस बना देती है जो पीक टू पीक 2 VM वैल्यू का और बहुत ज्यादा किलोहर्ट्ज में नेचुरल जो L और C से 1/√LC एंगुलर फ्रीक्वेंसी बनती है का ट्रांजिएंट वोल्टेज ऑसिलेशन होता है जो हमारी सिस्टम की वोल्टेज के साथ सुपर इंपोज हो जाता है। ये ट्रांजिएंट वोल्टेज जब बहुत तेजी से बढ़ती है तो रेट ऑफ राइज ऑफ दिस वोल्टेज अगर इस सर्किट ब्रेकर के ओपन स्पेस में डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बनने से ज्यादा तेज हो जाए और ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड सर्किट ब्रेकर के ओपन हुए कॉन्टेक्ट्स में आर्क को दोबारा रीस्ट्राइक कर सकता है, इसलिए इस तरह के वोल्टेज ट्रांजिएंट को हम रीस्ट्राइक वोल्टेज बोलते हैं। हमारे आर्क में जो लॉसेज हो रहे हैं या सर्किट में दूसरे जो इनहेरेंट लॉसेज है उससे ये रीस्ट्राइक वोल्टेज डैम्प होकर कुछ समय बाद खत्म हो जाती है और हमारा सिस्टम अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी की रिकवरी वोल्टेज के साथ यहाँ सर्किट ब्रेकर के ओपन कॉन्टेक्ट में वोल्टेज बनाता है जो हमारा सर्किट ब्रेकर आराम से सहन कर सकता है। ये जो रीस्ट्राइक वोल्टेज है वो किसी एक इंस्टेंट पे सिस्टम की पीक वोल्टेज से डबल तक पहुंच जाती है और ऐसी स्थिति में रीस्ट्राइक होने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। रीस्ट्राइक वोल्टेज के डैंपिंग का कारण हमारे इस सर्किट ब्रेकर के आर्किंग कॉन्टैक्ट के बीच में आर्क में और दूसरे लॉसेज में एनर्जी का डेसिपेट होना है। अगर हम सर्किट ब्रेकर के इस ओपन स्पेस में जहां पोस्ट करंट जीरो रेजिस्टेंस बहुत तेजी से बढ़ रहा है उसके पैरेलल में अगर एक कोई दूसरा रेजिस्टेंस लगा देते हैं जिस समय सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स ओपन हो रहे हैं तो हम पाते हैं कि यहां डैंपिंग का इफेक्ट तेज किया जा सकता है और किसी एक कैलकुलेटेड रेजिस्टेंस वैल्यू पे जो हमारे सर्किट के L और C के रेशो के ½ के बराबर हो, 1/2 हो, तो हम पाएंगे कि ये ऑसिलेशंस पूरी तरह से डैम्प हो जाएंगे और हमारी सिस्टम वोल्टेज ही हमारी रिकवरी वोल्टेज बन जाएगी। बीच में किसी भी तरह के रीस्ट्राइक वोल्टेज नहीं आएंगे। तो ये जो VM से 2 VM होना है और बहुत तेजी से बदलना है वो दोनों रुक जाएंगे और हमें रीस्ट्राइक की संभावनाओं से बचाव मिलेगा। अगर ये रेजिस्टेंस क्रिटिकल रेजिस्टेंस से ज्यादा मान का हो तो हमारे ये जो रीस्ट्राइक वोल्टेज के जो ऑसिलेशंस हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी और पीक मैग्नीट्यूड घट जाएगा। तो ऐसी स्थिति में रेट ऑफ राइज रीस्ट्राइक वोल्टेज का कम हो जाएगा तो आर्क के रीस्ट्राइक होने के चांस कम हो जाएंगे। कैपेसिटर ड्यूटी स्विचिंग में करंट के जीरो की कंडीशन पे जो सिस्टम की पीक वोल्टेज है वो हमारे कैपेसिटिव लोड को फुल पीक वोल्टेज पे चार्ज करके छोड़ देती है और सिर्फ आधी साइकिल में जब 10 मिलीसेकंड में हमारी जो नेचुरल सप्लाई अपने नेगेटिव पीक पे आती है तो हमारे सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स पे 2 टाइम्स VM वोल्टेज आ जाती है जिसे सिर्फ वैक्यूम सर्किट ब्रेकर या SF6 सर्किट ब्रेकर ही विथस्टैंड कर सकते हैं। दूसरे सर्किट ब्रेकर में ऐसी स्थिति में जब आर्क रीस्ट्राइक होता है तो वो इस L और C में 2 VM मैग्नीट्यूड के साइनोसॉइडल ट्रांजिएंट ऑसिलेशंस बनाता है और वो अपनी
नेचुरल हाई फ्रीक्वेंसी पे जब पहली बार करंट जीरो करता है और हाई फ्रीक्वेंसी का ट्रांजिएंट करंट जब सर्किट ब्रेकर में इंटरप्ट होता है, हमारे कैपेसिटर लोड के इस निचले सिरे पे 3 VM वोल्टेज आ जाती है। और ऐसी कैपेसिटर स्विचिंग एप्लीकेशंस में जब हमारा सर्किट ब्रेकर आर्क को इंटरप्ट नहीं कर पाता है तो ये जो लोड की वोल्टेज है वो बढ़ती जाती है और वो लोड पे डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन या इंसुलेशन के रप्चर्स कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में हमें एक अच्छा सर्किट ब्रेकर वैक्यूम टाइप या SF6 चाहिए। अगर हम रेजिस्टेंस स्विचिंग इस्तेमाल करते हैं तो हम पाते हैं कि चार्जिंग के समय इस कैपेसिटर पे पूरी VM वोल्टेज नहीं आएगी। और दूसरी स्थिति ये होगी कि जितनी समय में हमारा 10 मिलीसेकंड में नेचुरल सप्लाई वोल्टेज नेगेटिव पीक वैल्यू पाएगी, ये कैपेसिटर भी काफी डिस्चार्ज हो जाएगा इस रेजिस्टेंस के थ्रू। तो हम पाएंगे कि यहाँ ये जो वोल्टेज जो 2 VM आ रही थी वो 2 VM नहीं आएगी। और अगर ये रेजिस्टेंस हमारा क्रिटिकल रेजिस्टेंस या उससे कम हो तो हम पाते हैं कि हमें इस तरह के ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज सहनी नहीं पड़ेगी। हमने पाया था कि एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर या वैक्यूम सर्किट ब्रेकर किसी ट्रांसफॉर्मर के मैग्नेटाइजिंग करंट या किसी रिएक्टर के करंट को इंटरप्ट कर रहे हैं तो वो उसके नेचुरल करंट जीरो से पहले कमजोर करंट को अपने सर्किट ब्रेकर में कंप्रेस्ड एयर के ब्लो से आर्क को जीरो से पहले चॉप कर देते हैं, काट देते हैं और खत्म कर देते हैं। ऐसी स्थिति में जो सर्किट में लाइन में इंडक्टेंस होता है या ट्रांसफॉर्मर का अपना इंडक्टेंस है या रिएक्टर का इंडक्टिव इफेक्ट है, उसमें बहुत थोड़ा सा ही करंट हमारे सर्किट के शंट कैपेसिटर या ट्रांसफॉर्मर और रिएक्टर के इंटरवाइंडिंग कैपेसिटेंस जिसकी की वैल्यू काफी कम है उसमें एक बहुत बड़ी वोल्टेज बना देता है। और ये वोल्टेज सिस्टम वोल्टेज से कई गुना ज्यादा होने से न केवल हमारे लोड, ट्रांसफॉर्मर और रिएक्टर को डैमेज कर सकती है बल्कि सर्किट ब्रेकर में भी बार बार करंट की चॉपिंग रीस्ट्राइक से सर्किट ब्रेकर की लाइफ और मैकेनिकल पार्ट्स की स्ट्रेंथ को कमजोर कर सकती है। अगर हम यहाँ क्रिटिकल वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा देते हैं या क्रिटिकल वैल्यू से कम वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो हम पाते हैं कि ये सारी एनर्जी को जो इंडक्टर में स्टोर्ड है उसको कैपेसिटर तक नहीं जाने देगा, उसको डैम्प करके और इस ओवर वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को काफी हद तक कम कर देगा। इस तरह से जो करंट की चॉपिंग से जो प्रोस्पेक्टिव ओवर वोल्टेज आ रही है उस ओवर वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को ब्रेकर की विथस्टैंड कैपेसिटी से भी कम कर देगा, तो बार बार रीस्ट्राइक और चॉपिंग नहीं होगी। तो हम सारे एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में रेजिस्टेंस स्विचिंग का इस्तेमाल करते हैं। हमारे इस सर्किट ब्रेकर के ओपन कॉन्टैक्ट पे एक हाई वोल्टेज की रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज हाई फ्रीक्वेंसी के साथ पैदा होती है या कुछ ट्रांजिएंट वोल्टेज के सर्जेज आते हैं। इन सर्जेज के मैग्नीट्यूड को कम करने का एक उपाय सर्किट ब्रेकर में रेजिस्टेंस स्विचिंग है। सर्किट ब्रेकर के ओपन कॉन्टैक्ट्स के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस को फिक्स करना रेजिस्टेंस स्विचिंग है। इस रेजिस्टेंस स्विचिंग से हमारे सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट स्पेस में जो बहुत ज्यादा हाई करंट जीरो के बाद रेजिस्टेंस बनता है उसकी बजाय कुछ कम रेजिस्टेंस बनेगा और इससे हमारा जो इन ओपन कॉन्टैक्ट के बीच में जो इलेक्ट्रिक आर्क बनने वाला है उसे हम एक दूसरे पैरेलल हाई रेजिस्टेंस के पाथ में डाइवर्ट कर देंगे। इससे हमें कैपेसिटिव करंट और रिएक्टर या ट्रांसफॉर्मर के नो लोड मैग्नेटाइजिंग करंट को इंटरप्ट करते समय जो यहाँ रीस्ट्राइक्स होती है बार बार सर्किट ब्रेकर के ओपन कॉन्टैक्ट से, उनसे बचाव मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि सर्किट ब्रेकर से चाहे हम कैपेसिटिव करंट को ब्रेक करें या कोई करंट चॉपिंग वाली स्थितियां हो, ये जो पैरेलल में रेजिस्टेंस हम रेजिस्टेंस स्विचिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट को सीवियर रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज के एडवर्स इंपैक्ट से बचा लेगा। एक सर्किट ब्रेकर में पैरेलल हाई रेजिस्टेंस की जो स्विचिंग हम इस्तेमाल करते हैं उसके कारण जब फॉल्ट पे सर्किट ब्रेकर ट्रिपिंग मैसेज से अपने कॉन्टैक्ट को ओपन करता है तो यहाँ इलेक्ट्रिक आर्क स्ट्रक हो जाता है। जैसे ही आर्क की वोल्टेज बनती है वो वोल्टेज कुछ आर्क करंट को इस पैरेलल डाइवर्ट कर देती है। इससे आर्क की स्ट्रेंथ कम हो जाती है और हमारा डीआयनाइजेशन प्रोसेस है उसकी रेट इंक्रीज हो जाती है। इससे सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स के बीच में रेजिस्टेंस और वोल्टेज और ज्यादा बढ़ती है तो हमारे पैरेलल रेजिस्टेंस का करंट भी बढ़ता है और ये प्रोसेस तब तक चलता है जब हमारे सर्किट ब्रेकर में आर्क इतना कम हो जाता है कि वो खुद को मेंटेन नहीं कर पाता और वो इंटरप्ट हो जाता है। रेजिस्टेंस स्विचिंग के लिए जो सर्किट ब्रेकर के ओपन कॉन्टैक्ट स्पेस के पैरेलल में जो रेजिस्टेंस लगाए हुए होते हैं उनके साथ सीरीज में स्पार्क गैप होते हैं। जब हमारा सिस्टम नॉर्मल रिकवरी वोल्टेज पे पहुंच जाता है तो ये स्पार्क गैप इस तरह से डिजाइन किए हुए होते हैं कि इनमें करंट फ्लो कम हो जाएगा और यहाँ आर्क अपने आप क्वेंच हो जाएगा और सर्किट का ये जो पैरेलल रेजिस्टेंस पोर्शन है ये भी ओपन हो जाएगा और सर्किट सेफली सर्किट ब्रेकर की आर्क क्विंचिंग एक्सरसाइज से इस पैरेलल रेजिस्टेंस की मदद से इंटरप्ट हो जाएगा। जिस समय पहली बार हम
सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट को ओपन कर रहे होते हैं और यहाँ जो वोल्टेज है वो सिस्टम की नॉर्मल वोल्टेज से ज्यादा होती है, तो ये स्पार्क गैप ब्रिज होकर इस रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर लेते हैं और ये रेजिस्टेंस अपनी एक्शन दिखा देता है। जरा समझते हैं कि इस रेजिस्टेंस की क्या क्रिटिकल वैल्यू हो कि हमारे ट्रांजिएंट ऑसिलेशंस नहीं आए। फॉल्ट के समय इंडक्टिव लाइन में करंट जीरो के समय जब सर्किट ब्रेकर आर्क इंटरप्शन कर रहा होता है, उस समय सिस्टम वोल्टेज अपने पीक इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड में लाप्लास डोमेन में अपना रूप Vs फ्रीक्वेंसी डोमेन में Vm/S रखेगी। अगर इस सोर्स का नॉर्टन इक्विवेलेंट निकाले तो यहाँ जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो Vm/S जो लाप्लास डोमेन में सोर्स वोल्टेज है और ये जो सीरीज इंडक्टर है S डोमेन में SL, उसका रेशो हो जाएगा, ये नॉर्टन करंट हो जाएगा। उसके साथ ये सोर्स का सीरीज इंडक्टर पैरेलल इंपीडेंस हो गया और ये कैपेसिटर और ये फॉल्ट के साथ ये रेजिस्टेंस पैरेलल में लोड हो गए हैं। तो हम पाएंगे कि फॉल्ट के समय अगर रेजिस्टेंस स्विचिंग यूज की है तो इस LC कॉम्बिनेशन के साथ साथ एक R भी पैरेलल में आ गया है और इस पूरे R, L और C के पैरेलल इक्विवेलेंट का इक्विवेलेंट इंपीडेंस ये स्वरूप लाप्लास डोमेन में आ जाएगा। अगर हम नॉर्टन करंट को इस इंपीडेंस से मल्टीप्लाई कर दें तो यहां सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट्स पे आर्क क्विंच करते समय जो वोल्टेज रीस्ट्राइक आएगी वो लाप्लास डोमेन में आ जाएगी और इसे अगर अपन रीअरेंज करते हैं तो ये जो क्वाड्रेटिक कंपोनेंट है उसका ये स्वरूप आ गया है। और यहाँ जो इक्वेशन बनती है अगर इसके रूट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे तो हमारे सर्किट में करंट बिहेवियर में ऑसिलेटिंग बिहेवियर आएगा। क्रिटिकल कंडीशन पे अगर सर्किट का B स्क्वायर S का कंपोनेंट 1/RC का स्क्वायर अगर 4AC A S स्क्वायर का कंपोनेंट है CA S रहित संख्या है उसके बराबर हो और R की अगर ये वैल्यू हो तो हम पाते हैं कि हमारा जो सर्किट है वो क्रिटिकली डैम्प होने के कारण अपना ये ऑसिलेटिंग बिहेवियर इस नीली लाइन जैसा डैम्प रीस्ट्राइक बिहेवियर रख लेगा और हमारी जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो सिस्टम की रिकवरी वोल्टेज होगी और हमारे सर्किट ब्रेकर में किसी भी तरह के रीस्ट्राइक्स के संभावनाएं नहीं होंगी, चाहे हम कैपेसिटर ड्यूटी का ऑपरेशन कर रहे हो या फिर कोई कम मैग्नीट्यूड के इंडक्टिव करंट को ट्रांसफार्मर के मैग्नेटाइजिंग करंट या किसी रिएक्टर के करंट को चॉप कर रहे हो। तो हम कह सकते हैं कि सर्किट ब्रेकर में पैरेलल हाई रेजिस्टेंस से जो रेजिस्टेंस स्विचिंग होती है उससे हमें फायदे होते हैं। इससे हमारे सर्किट में ये जो रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज की जो रेट ऑफ राइज है वो रेजिस्टेंस के डैम्पिंग इफेक्ट से कम हो जाती है, तो ओपन कॉन्टेक्ट के बीच में आर्क के रीस्ट्राइक होने की पॉसिबिलिटीज खत्म हो जाती है। हमारे कैपेसिटिव लोड की ब्रेकिंग हो या इंडक्टिव लोड में करंट चॉपिंग की कंडीशंस हो, दोनों ही कंडीशंस में हमारी रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज के ट्रांजिएंट्स डेवलप नहीं होंगे अगर हमारे सर्किट ब्रेकर में रेजिस्टेंस स्विचिंग का प्रोविजन हो। हम हमारे सारे एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में इस तरह के प्रोविजंस रखते हैं। हाई वोल्टेज के सर्किट ब्रेकर मल्टी ब्रेक सर्किट ब्रेकर्स होते हैं और उन सर्किट ब्रेकर में जो रिकवरी वोल्टेज होती है और ट्रांजिएंट रीस्ट्राइक वोल्टेज होती है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में भी ये हमारे जो पैरेलल रेजिस्टेंस है वो लाभ देते हैं। तो ये कुछ लाभ है हमारे रेजिस्टेंस स्विचिंग के। आज की इस छोटी सी वीडियो में सर्किट ब्रेकर की विषय में परीक्षाओं में आने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कैपेसिटर स्विचिंग के, करंट चॉपिंग के और रेजिस्टेंस स्विचिंग के, वो निश्चित रूप से आपको समझ आ गए होंगे। हमारी जो दूसरी वीडियो है उससे आपकी विषय समझ और मजबूत होगी और परीक्षाओं में भी अच्छे अंक पाने में आपको सफलता मिलेगी। आप तरक्की करें, अच्छा पढ़ें। हैव नाइस टाइम, हैप्पी लर्निंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।